students. Today I am going to explain about हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम. आज हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में एक छोटा सा लेक्चर है. आज इसमें मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें जो लाइंस मिलते हैं ढेर सारे वो क्यों मिलते हैं, और उसके बाद इस लेक्चर को मैं फिनिश करूंगा. आपकी टाइम की बचत हो इसलिए ये डायग्राम हमने पहले से ही बनाकर रखा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम. इसे समझने के लिए हमने एक, यहाँ देखिएगा ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है. इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस को ले रखा है. इस डिस्चार्ज ट्यूब में यह हाइड्रोजन गैस है. यह हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर स्टेट में है. इसमें दो मेटल रॉड लगा दिए हैं और एक को पॉजिटिव से एक को निगेटिव से हमने अटैच करके रखा है. तो एक एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया. ये एक ग्लास स्लिट है, प्रिज्म है और ये स्क्रीन है. अब होता ऐसा है कि सबसे पहले यहाँ ये जो दो इलेक्ट्रॉड्स है इनके बीच में स्पार्किंग की जाती है. तो फर्स्ट देखिएगा, ध्यान से समझेंगे इसको. इसे दो इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्किंग की जाती है. यहाँ आपने कौन सी गैस ले रखी है? हाइड्रोजन गैस ले रखी है. तो पहले हाइड्रोजन जो गैस है ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है. अब ये हमें पढ़ना है हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम. तो एट फर्स्ट वी मस्ट हैव टू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन्स ब्रेक्स इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन. और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में दो आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं. तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा. उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है. तो ये जो स्पार्किंग आप करा रहे हैं यहाँ से इसे एनर्जी मिलती है जो कि उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जरूरी होती है. तो सबसे पहले यहाँ स्पार्किंग कराते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के इनसाइड में हमने हाइड्रोजन गैस ले रखा है मॉलिक्यूलर स्टेट में. अब ये ब्रेक होकर के एटॉमिक स्टेट में आ जाते हैं. तो जब इस डिस्चार्ज ट्यूब से जब ये एटॉमिक स्टेट में आ जाते हैं तो यहाँ से रे निकलना स्टार्ट हो जाता है. और ये सभी जो बीम होते हैं वो किस चीज के होते हैं? हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम. यहाँ बीम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन के होते हैं. क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपने लिया था उसको एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गए. तो अब जो यहाँ से बाहर आ रहे हैं ये सारे के सारे रे जो होते हैं वो एटॉमिक हाइड्रोजन के होते हैं. तो इसलिए यहाँ हमने मेंशन किया बीम्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन. अब यहाँ पर हमने एक ग्लास स्लिट ले रखा है. इसमें एक छोटा सा होल है जिससे एटलीस्ट वन बीम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से पास हो सके. तो देखिए यहाँ से वन बीम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से पास कर गया. ठीक है, ये बीम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन हमने यहाँ मेंशन किया. जब ये प्रिज्म से इसको प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिसोसिएट हो जाते हैं. और इसमें जब स्क्रीन पे देखा जाता है इसमें 1 2 3 4 5 टाइप के सीरीज ऑफ लाइंस मिलते हैं जिनमें से कुछ एक को लाइमन कहते हैं, वार्मर कहते हैं, पार्सन कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं और पीफूल कहते हैं. अब इसको देखिए एक बार मैं इसको और भी समझा दे रहा हूँ. इसको कहेंगे कैसे? When a sparking is carried out inside the discharge tube containing a hydrogen gas, at first a beam of atomic hydrogen comes out from the discharge tube. And one beam of atomic hydrogen is passed through a prism and emerging light from prism is focused on a screen. यहाँ ये लाइट भी ये जो यदि विजुअल है विजुअल रीजन में होगा तो आप देख सकेंगे, यदि विजुअल रीजन में नहीं होगा तो उसे आप देख नहीं सकेंगे. तो यहाँ से जो इमर्जिंग लाइट है, रे है, that is focused on a screen, we get a series of different lines. That series of different lines is called हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम.
अब ये जो सीरीज ऑफ लाइन मिलते हैं यहाँ उतनी और अच्छी तरह से दिखाया नहीं जा सकता, तो इसे और भी हमने डिटेल में बताने के लिए यहाँ बनाया है। एक सीरीज ऑफ लाइन ये जो है ऑर्बिट नंबर को इंडिकेट करता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवेंथ ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए सीरीज ऑफ लाइन मिले, सेकेंड में भी सीरीज ऑफ लाइन है, थर्ड में भी सीरीज ऑफ लाइन है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी सीरीज ऑफ लाइन है। तो वह सीरीज ऑफ लाइन जो फर्स्ट ऑर्बिट में मिलते हैं उसे लेमन सीरीज कहा गया। सेकेंड ऑर्बिट में जो मिलते हैं उसे वार्मर सीरीज, थर्ड ऑर्बिट में पास्टन सीरीज, फोर्थ ऑर्बिट में ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ ऑर्बिट में पिफून सीरीज। यानी इस तरह से देयर आर 5 सीरीज ऑफ लाइंस obtained in a hydrogen atomic spectrum। ओवा सीरीज ऑफ लाइन जो फर्स्ट ऑर्बिट में मिलती है उसे लेमन सीरीज कहा जाता है, और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलता है। जो सेकंड ऑर्बिट में सीरीज ऑफ लाइन मिलते हैं उसे वार्मर सीरीज कहा जाता है, यहाँ एल साइलेंट है, वार्मर सीरीज। और ये विजुअल रीजन में मिलता है, यानी ये आप देख सकते हैं लेकिन ये विजुअल नहीं है, ये वार्मर सीरीज है। थर्ड ऑर्बिट में पास्टन सीरीज। तो जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट में सीरीज ऑफ लाइन मिलते हैं, पास्टन, ब्रैकेट एंड पिफून, ये सारे के सारे इंफ्रारेड रीजन में मिलते हैं। यानी 3 रीजन में सीरीज ऑफ लाइन मिलते हैं, एक विजुअल रीजन में, दूसरा अल्ट्रावायलेट रीजन में, और तीसरा इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन में 3 तरह के सीरीज ऑफ लाइन मिलती हैं, जबकि अल्ट्रावायलेट रीजन में केवल लेमन सीरीज ही मिलता है, और विजुअल रीजन में भी वार्मर सीरीज केवल मिलता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर इसमें ये ढेर सारे लाइंस क्यों मिल रहे हैं? तब देखिए इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए, समझेंगे। आपने बोर्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांसफर होती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और हायर से लोअर में ट्रांसफर करती है तो एनर्जी रिलीज करती है। आपने किसी रॉकेट को जाते हुए देखा होगा, उसमें ईंधन भरा होता है, और जिस रास्ते से वो जाती है, ठीक है, वह फ्यूल्स का दूसरा फॉर्म, क्लाउड के फॉर्म में, धुआं जिसको बोलते हैं उसके फॉर्म में, उसकी एक देखिएगा कि वो लाइन बन जाती है। तो वो क्या है? एनर्जी की तो लाइन है, लेकिन वो दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो जिस रास्ते से जाती है उस तरह की धुएं की एक लाइन बन जाती है, व्हाइट कलर का फ्यूम्स का लाइन बन जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ हमने स्पार्किंग कराया था, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे, ब्रेक होकर एटॉमिक स्टेट में आए, और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन उसके ग्राउंड स्टेट में होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में ट्रांसफर हो गए। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी किसी एटम्स में ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन यदि एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं तो दैट स्टेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो वो एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट वेरी फ्यू सेकंड्स के लिए होता है। तो जब एक्साइटेड स्टेट से एटम फिर वापस आता है, रिटर्न होता है ग्राउंड स्टेट में, तो जितनी एनर्जी उसने रिलीज की थी उतनी एनर्जी वो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ लोअर टू हायर, उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब हायर टू लोअर आती है तो वो रिलीज करती है, तो उसे एनर्जी की एक लाइंस मिल जाती है। तो ये जो लाइंस मिल रही है, these are not a simple lines, these are the एनर्जी लाइंस। तो ये सारे जो लाइंस हैं ये सभी एनर्जी की लाइंस होते हैं। जो सारे लाइंस हैं, और लाइंस ये सारी, मैं केवल एक को दिखा रहा हूँ, these are the एनर्जी लाइंस, एनर्जी लाइंस। अब यहाँ पर एक बात हो रहा है, आपको ऐसा लगता हो कि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एनर्जी, अब एक ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया, लोअर से हायर में गया, तो जब वापस आया, तो जब वापस आए तो उसमें एक ही लाइंस मिलनी चाहिए थी एनर्जी की, तो इसमें ढेर सारे लाइंस क्यों मिलते हैं? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन
while its spectrum containing many spectral lines. Why? इसका आंसर सुनिए। आपने यहाँ पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लिया था, ब्रेक होकर एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, तो क्या यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन एटम है? नहीं, a number of hydrogen atoms are there inside the discharge tube, और हमने यहाँ स्पार्किंग कराया है। तो that atomic hydrogen which is more nearer towards this sparking area, तो यहाँ स्पार्किंग एरिया के पास जो होगा उसके क्लोज काफी एनर्जी ज्यादा होगी, और इससे दूर जाएंगे तो एनर्जी थोड़ी थोड़ी घट सकती है, घटती है। तो यहाँ पर जो इस साइड में जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि स्पार्किंग एरिया के वो काफी क्लोज है, और जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कुछ कम करते हैं। तो जब कम अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो भी एक्साइट होंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि इसके नियरेस्ट वाला जो एटॉमिक हाइड्रोजन था उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके 7th ऑर्बिट में चला गया, तो इधर वाले 6 में जाएंगे, कोई 5 में जाएंगे, कि कोई 4th में जाएंगे, यानी इन विच हायर एनर्जी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स कैन जम्प्स, दैट विल डिपेंड्स हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ ग्राउंड स्टेट। यानी डिफरेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन में प्रेजेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स absorb different amount of energy and they get excited into different higher energy orbits। इससे तो पता चला कि डिफरेंट हायर एनर्जी ऑर्बिट में वो चले गए। अब जब डिफरेंट हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले गए तो कोई 7 से जंप करके आ रहा है, कोई 6 से आ रहा है, कोई 5th से आ रहा है, कोई 4th से आ रहा है, तो उसके लिए डिफरेंट लाइंस तो सभी के लिए एनर्जी लाइन मिलेंगे ना, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है, that's why we can say that hydrogen atom containing one electron but its spectrum containing a many spectral lines। समझ में आई बात? तो यहाँ से ढेर सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों मिले इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होते हैं? वो एनर्जी लाइंस होते हैं। इसमें कितने सीरीज मिलते हैं? 5 सीरीज मिलती हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 11 सीरीज, सेकंड ऑर्बिट में वामर सीरीज, इस तरह से ये सभी आपको याद कर लेने हैं इसमें। नेक्स्ट अब देखते हैं ये जो फर्स्ट लाइन होती है सीरीज की, मैं अभी वामर सीरीज में मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अब ये फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये 5 सीरीज ऑफ लाइन मिलते हैं, तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेमन सीरीज, देखिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेमन सीरीज, फॉर लेमन सीरीज, लेमन सीरीज के लिए देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, कहां से? सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवंथ से, यानी ग्राउंड स्टेट यहाँ N1 है, यानी जो N1 का वैल्यू होगा वो 1 होगा, और N2 हायर एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फॉर वार्मर सीरीज, फॉर वार्मर सीरीज, वार्मर सीरीज के लिए देखिए n का वैल्यू 2, लोएस्ट N1 की वैल्यू 2 होगी, और N3 की वैल्यू 4, 5 इस तरह की होगी। फिर ये देखिए पार्शियन सीरीज के लिए, पार्शियन सीरीज N1 की वैल्यू 3 होगी और N2 की वैल्यू 4, 5, 6 इस तरह का। फिर ये ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज इसके लिए N1 का वैल्यू 4 और N2 का वैल्यू 5, 6, 7 इस तरह होगा। और P फुंड के लिए, इसको फंड नहीं पढ़ेंगे, P फुंड प्रोनाउंस करेंगे। N1 का वैल्यू 5 और N2 की वैल्यू 6, 7 इस तरह से होगा। यानी इससे पता चला कि लेमन सीरीज का फॉर्मेशन तब होता है, लेमन सीरीज के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन शुड जंप्स फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट, कम से कम, और मैक्सिमम फ्रॉम इनफाइनाइट टू फर्स्ट ऑर्बिट जंप करने चाहिए।
तो ये फर्स्ट लाइन लेमन सीरीज के फर्स्ट लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन शूट जंप्स फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, वार्मर सीरीज के फर्स्ट लाइन के लिए थर्ड टू सेकंड, पास्टन सीरीज के फर्स्ट लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन शूट जंप्स फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड। इस तरह से भी आपको याद रखने हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज इलेक्ट्रॉन शूट जंप्स फ्रॉम इंफिनिटी टू 1। बात है, तो यहाँ से ये इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट किसी एक सीरीज ऑफ लाइन पे कंसीडर करते हैं। फॉर वार्मर सीरीज फर्स्ट लाइन is called H alpha, second line is called H beta, third line is called H gamma। फर्स्ट लाइन मीन्स वह लाइन जो कि सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करने से बना है, यानी फर्स्ट लाइन के लिए n1 इक्वल टू 2 एंड n2 इक्वल टू 3, सेकेंड लाइन n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 4, थर्ड लाइन n1 इक्वल टू 2 और n2 इक्वल टू 5। तो ये H अल्फा, H बीटा, H गामा ऐसे होते हैं। तो ये था हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, उसमें ढेर सारे लाइंस मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, ये लाइंस किसकी लाइन होती है, तो दे आर द एनर्जी लाइंस। तो ये हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा बोर्स एटॉमिक थ्योरी ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो डिमेरिट्स थी, जैसे वो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, इन्होंने सक्सेसफुली किया। एटम के स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से बोर्स एटॉमिक थ्योरी ने जितने भी रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के डिमेरिट्स थे उनको इन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। तब ऐसा कहा जाता है क्या ये 100% सक्सेसफुल एटॉमिक थ्योरी है? तो नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनके भी कुछ डिमेरिट्स हैं। तो इनके क्या डिमेरिट्स हैं उनको डिस्कस करके अगली क्लास में हम लोग फिर अभी तक जितने आपने पढ़ा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको बनाने के लिए सिखाऊंगा। सो टुडेस थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।